हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल जॉब्स इंदौर। मैं रोहित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को हमारा शेड्यूल पता है कि यूपीएससी को लेकर एक्सक्लूसिव करंट अफेयर्स सब्जेक्ट वाइज हम लोग चला रहे हैं और आज है ट्यूसडे। और ट्यूसडे को हम लोग प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 का पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं पिछले वीक में उसको मैं डिस्कस करूंगा। मैंने दो न्यूज को क्लब किया है, एक न्यूज मैंने पॉलिटिक्स की उठाई है और एक जो न्यूज है वो मैंने करंट अफेयर सॉरी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए है। चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली खबर से। हमारे देश के जो पहले जो अभी करंट चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने अपने एक वर्डिक्ट के बीच में कहा कि भाई जो सील्ड कवर जुडिस प्रूडेंस चल रहा है, जो अभी की सरकार है, वो हर कुछ जो भी मांगा जाता है वो सील्ड कवर में देती है, जिससे कि लोग नहीं जान पाते कि सरकार का स्टैंड क्या था, सरकार ने क्या रिप्लाई किया है। ये जो प्रोसेस चल रही है, ये जो प्रैक्टिस चल रही है, काफी डेंजरस है। इसी को लेकर एक रिमार्क दिया था। तो ये जो केस था वो था कमोडोर अमित कुमार केस, और इस केस में उन्होंने सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस को लेकर काफी गंभीर रिमार्क दिए। किन्होंने दिए? जो हमारे अभी चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़। इनका ये कहना है कि ये जो प्रैक्टिस है, मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने के जजेस ने शुरू की थी, और ये इसलिए की थी कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कि ट्रांजिशन में होते हैं, अभी उन पे फैसला नहीं आया है और वो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए या फिर उनका कुछ अलग स्ट्रक्चर रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही ये प्रैक्टिस शुरू की थी, लेकिन अब ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मोशन में आ गई है। इसी को लेकर इन्होंने कटाक्ष किया है कि ये एक वेग और ओपैक प्रैक्टिस है और इससे अल्टीमेटली जो लिटिगेंट पार्टी है उसको पता ही नहीं चलता है कि गवर्नमेंट का स्टैंड क्या रहा है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस तरह की जो प्रैक्टिस है, अल्टीमेटली उसमें जो जजेस होते हैं उनको उनके ऊपर परयूज्ड बढ़ जाता है। मतलब उनको वन बाय वन एक एक लाइन को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो आम जनता है उसको पता नहीं चल रहा है कि गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहा है, और सिर्फ जो वर्डिक्ट होता है वही लोगों को मालूम चलता है। तो इसमें एक, जैसे कहते हैं, मिसट्रस्ट की भावना कोर्ट को लेकर आ रही है कि कोर्ट कहीं टिल्ट तो नहीं हो जाती है जो कि रूलिंग पार्टी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो रूल्स 2013 है, उसने कॉपिंग का जो एक तरह से ऑप्शन है वो दे के रखा है, और इसी के थ्रू जो वर्तमान सरकार है, जब उनको कहा जाता है तो वो सील्ड जूरिस्प्रूडेंस का उपयोग करती है। इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, जो मैंने आपको समझाया है कि ये तभी यूज किया जाता है जब कोई ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है और जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट दे रही है वो पर्सनल या कॉन्फिडेंशियल नेचर की है। इसके इफेक्ट क्या है? तो सील्ड कवर प्रोसीजर जो होता है, ये जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की जो फंक्शनिंग है उसको भी इफेक्ट करता है, और केस टू केस लेवल पे इसका जो ग्रेविटी है वो भी कम ज्यादा देखने को मिल सकती है। हालांकि ये बढ़ा रहा है ओपेकनेस और सिक्रेसी का जो कल्चर है वो बढ़ा रहा है, क्योंकि जब लिटिगेंट पहुंचा है कोर्ट के पास तो वो भी जानने को उसका भी अधिकार है कि भाई गवर्नमेंट ने क्या रिप्लाई किया है। लेकिन ये जो सील्ड कवर जो सिस्टम चल रहा है या सील्ड जूरिस्प्रूडेंस चल रहा है, उससे लिटिगेंट तक को पता नहीं चल पाता है गवर्नमेंट ने अपने क्या रिप्लाई दिया है कोर्ट को। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि जो जुडिशियल सिस्टम है उसके पास जो एक पावर थी, ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो एनालाइज कर सकता है दोनों लिटिगेंट को पढ़ के, समझ के, उनकी बातों को सुनकर। इसमें भी एक तरफ एक जो पक्ष है गवर्नमेंट पक्ष, उसकी तरफ ज्यादा टिल्ट होते हुए जो कोर्ट है वो इन सारे केसेस में दिखाई पड़ती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यानी डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि भाई ऑल इन्फॉर्मेशन को हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते पब्लिक में, क्योंकि बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पर्सनल डेटा होती है या फिर जो इन्फॉर्मेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट की हो सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये जो कल्चर चल रहा है और इसमें जिसमें बढ़ोतरी होती जा रही है, लगभग हर केस में सरकार से जब कुछ पूछा जाता है तो वो सील्ड कवर लिफाफा पकड़ा देती है, तो इसको रोक लगाने की जरूरत है। हालांकि जो पुराने केस है, रफाल एयरक्राफ्ट केस है, उसमें हमने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए सरकार ने उस समय इस तरह का रिप्लाई दिया था। अंग्रेजों के समय एक एक्ट आया था, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 में आया था, और इस एक्ट में कहा गया था कि जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो सरकार को लगती है कि उसको रिवील नहीं करना है, तो उसके लिए वो मना कर सकती है देने के लिए, या फिर उसको छुपा के हाइड करके दे सकती है। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट्स का यूज करके जो गवर्नमेंट है वो इसका यूज करती है। आपने एक कानून का नाम पढ़ा होगा, सुना होगा, उसका नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में आया है, और ये कहता है कि एवरी पर्सन हैज राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। लेकिन इस
कानून के बावजूद भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट नहीं बताती या फिर उसको बताने से मना कर देती है, और तब भी वो हवाला देती है इसी एक्ट का। इसका नाम है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। तो एक छोटी सी बात थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या नजरिया रहा है, या फिलहाल जो अभी जो व्यवस्था चल रही है उसको लेकर जो वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, उनका क्या नजरिया है। अगली न्यूज है इंटरनेशनल रिलेशन से और ग्रीन मैरीटाइम सेक्टर को लेकर ये न्यूज है। अभी कुछ ही दिन पहले इंडिया और नॉर्वे की ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन मैरीटाइम कंक्लूड हुई है, और ये इंडिया में कंक्लूड हुई थी, और ये 8th नॉर्वे इंडिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग थी। जो 7th हुई थी वो नॉर्वे की जो कैपिटल है ऑस्लो, वहां पे 2019 में हुई थी। अब ये जो मीटिंग हुई है और ये ग्रीन मैरीटाइम सेक्टर को लेकर हुई है, तो हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे और नॉर्वे, जो कि यूरोपियन कंट्री है, उसके जो मैरीटाइम रिलेशन है वो कैसे हैं, और अभी हमारी जो मैरीटाइम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इकोनॉमी है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, और क्या क्या हमारी स्ट्रेंथ है, उन सब चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो हमारा नॉर्वे के साथ जो मैरीटाइम ट्रेड हो रहा है वो 1600 से चल रहा है, और नॉर्वे के पास मैरीटाइम सेक्टर में काफी ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज है, मतलब वो हमसे कोसों आगे है, खासकर मैरीटाइम सेक्टर में। तो हम ये चाहते हैं नॉर्वे से, जैसे हम, क्योंकि ये हमारी 8th राउंड की बैठक है और ये 2022 में कंक्लूड हो रही है, उसके पहले 19 में हुई थी, मतलब कोविड के समय हमारी कोई बैठक नहीं हो पाई थी। तो हम नॉर्वे से ये चाहते हैं कि आपके पास जो, क्योंकि जैसे कि बात करें कि नॉर्वे जो है वो यूरोपियन कंट्री है, और जो नॉर्थ यूरोपियन का है वहां पे है, बाल्टिक नेशन हम इसको कह सकते हैं, बाल्टिक सी के पास है ये। तो हम नॉर्वे से ये चाह रहे थे कि आप जो शिप बोर्ड ट्रेनिंग है और जो पोलर वाटर नेविगेशन है, इसमें इंडिया का स्टेक थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, यानी जो इंडियन मैरीटाइम शिप्स वहां पे जाएं तो आप उनको अपने जो डॉक है उनको यूज करने दीजिए, अपनी जो एक्सपर्टीज है वो बताइए, और जो टेक्नोलॉजी शेयरिंग है मैरीटाइम को लेकर उसके में काम करिए। यानी हम चाह रहे हैं कि हमारा थोड़ा सा और ज्यादा ग्रेविटी या एक तरह से स्टेक थोड़ा सा जो बाल्टिक सी है या जो नॉर्वेजियन सी है वहां पे थोड़ा सा हमारा स्टेक हो जाए, क्योंकि उनके जो ईस्ट में रशिया, उसके साथ तो हमारे अच्छे टाइप्स हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उधर हमारा एक अच्छा एक्सेस हो जाए, जिससे हमारा यूरोप का जो जाने का रास्ता है वो भी छोटा हो जाए और हमारी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छे लेवल की हो जाए। तो हम चाह रहे हैं कि पोलर वाटर नेविगेशन है वहां पे हमें थोड़ी सी एक्सेस मिल जाए, और जो आपका शिप बोर्ड ट्रेनिंग है, क्योंकि पोलर वाटर में जो शिप चलाना है वो आपके नॉर्मल मरीन वाटर से अलग है। वहाँ पे जो पानी है काफ़ी ज़्यादा फ्रीज रहता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर माइनस में रहता है। तो वहाँ पे जो शिप चलाने की ट्रेनिंग है वो हमको चाहिए, और हम चाहते हैं कि जो हमारे सेलर्स हैं उनको भी ये ट्रेनिंग नॉर्वे का प्रोवाइड करा दे तो काफ़ी बेहतर होगा। तो इसको लेकर बात हुई। इंडिया और नॉर्वे जो है वो ग्रीन वोयज 2050 प्रोजेक्ट में साथ है, और ये जो ग्रीन वोयज 2050 प्रोजेक्ट है, ये मोटे तौर पे ये बात करता है कि जब हम मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे तो 2050 तक हमारा जो भी सोर्स ऑफ जो भी हमारा फ्यूल यूज हो रहा है या जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारा ट्रांसपोर्ट मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट में, वो पूरी तरह कार्बन न्यूट्रल हो जाए, और या ये कहें कि वो जीरो एमिशन वाला हो जाए। तो उसके लिए इंडिया और नॉर्वे ने साथ काम कर रहे हैं। 2050 तक हमारा टारगेट है कि हमारा जो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट है उसमें हम क्लीन एनर्जी का यूज करें। हांगकांग कन्वेंशन, इसमें भी इंडिया नॉर्वे के साथ है। हांगकांग कन्वेंशन ये कहता है कि जो भी मैरीटाइम शिप्स हैं जब वो उनका यूज खत्म हो जाता है, जब उनको हम डिसमेंटल करते हैं, तो उसकी डिसमेंटलिंग करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, और वो जो कन्वेंशन है उसको कहा जाता है हांगकांग कन्वेंशन, और इंडिया ने भी उसको रेटिफाई किया हुआ है। हालांकि इंडिया ने नॉर्वे के माध्यम से ये कहा यूरोपियन यूनियन जो भी स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स अप्लाई किया हुआ है कि जब भी आप शिप को डिसमेंटलिंग करें वो उसके लिए उसमें थोड़ा सा थोड़ी ढील दे दे, थोड़ा सा लूज करे इंडिया को लेकर, क्योंकि एक डेवलपिंग नेशन है और हम आपके उनके जो हाई स्टैंडर्ड्स हैं उनको अचीव जब हम करते हैं या फिर उसके हिसाब से जब हम अपने शिप को डिसमेंटल करते हैं तो हमारी जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाती है। हालांकि अब इंडिया में इतने शिप नहीं है डिसमेंटल करने के लिए, लेकिन दुनिया भर के बहुत सारे शिप हमारे इंडियन कोस्टल एरियाज में आते हैं और डिसमेंटलिंग होते हैं यहाँ पे। मतलब इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट फॉर डिसमेंटलिंग दी कमर्शियल मैरीटाइम शिप्स। तो इसको लेकर ईयू को हमने कहा है कि अपने थोड़े से रूल्स लॉज जो हैं वो थोड़े से आप थोड़े आसान कर देंगे, इजी कर देंगे इंडिया के लिए, तो अच्छा होगा। ये भी हमने किससे कहा है, नॉर्वे से कहा है, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन का पार्टनर है या मेंबर है। अब मैरीटाइम इंडस्ट्री की हम बात करते हैं तो इंडिया के पास 12 मेजर पोर्ट्स और मोर देन 200 नॉन मेजर पोर्ट्स है, और ये जो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं इनको स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन
संभालता है और मेजर पोर्ट्स को तो जो आपका नेशनल पोर्ट्स अथॉरिटी है वो संभालता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है वो देश का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पोर्ट है। और अगर प्राइवेट पोर्ट की बात करूं मैं, तो जो गुजरात में मुंद्रा पोर्ट है जो अडानी के पास है, वो देश का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 5 शिप रिसाइकलिंग कंट्रीज। जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कि हांगकांग कन्वेंशन में शिप को डिसमेंटलिंग करने के प्रोसेस के बारे में बताया गया है, तो हम दुनिया के 5 चुनिंदा टॉप देशों में आते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा शिप डिसमेंटलिंग होती है। ये अलग शब्द यहाँ पे यूज किया गया है, शिप की रिसाइकलिंग होती है। और हम ग्लोबल जो शिप रिसाइकलिंग मार्केट है उसका 30% स्टेक हम रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे शिप डिसमेंटलिंग के लिए आते हैं। अगर हम अपने ट्रेड की बात करें तो वॉल्यूम के हिसाब से बात करें तो देश का जो ट्रेड है, एक्सपोर्ट ट्रेड है या एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है, उसका 95% हम मैरीटाइम रूट से करते हैं। और अगर हम वैल्यू की बात करें तो 68% जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो मैरीटाइम के थ्रू होता है। अगर कैपेसिटी की बात करें तो हमने अपने मेजर पोर्ट्स की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसको 76% तक बढ़ाया, और अब ये 1561 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी है हमारे पास। 2021 में थी, ठीक है, मतलब ये एट प्रेजेंट है लगभग 1500, और 2021 में हमारे पास 872 थी। तो ये कुछ फैक्ट है, इसको वैसे याद नहीं करना है, ये तो पढ़ते रहेंगे, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। अब ये जो इमेज आ रही है आपके पास, इसमें मैंने देश के जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं उनको यहाँ पे हाईलाइट किया है। जैसे गुजरात में कांडला है, मुंद्रा है, और ये 12 मेजर पोर्ट्स हैं जो कि नेशनल पोर्ट अथॉरिटी के अंडर आते हैं, मतलब इसलिए यहाँ पे आपको मुंद्रा नहीं मिलेगा। मुंबई है, इसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहते हैं। फिर गोवा में मर्मुगांव है, फिर मंगलूर है, केरला में कोची है, तमिलनाडु में तूतीकोरिन है, चेन्नई है, एन्नोर है, तीनों तमिलनाडु में है। फिर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, उड़ीसा में पारादीप है, और पश्चिम बंगाल में कोलकाता है। दीज आर द 12 मेजर पोर्ट्स केम अंडर द इंडियन गवर्नमेंट। अब हमारे देश की जो मैरीटाइम इंडस्ट्री है उसमें उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लगभग 15,200 किलोमीटर का टोटल हमारी कोस्ट लाइन है। तो चैलेंजेस क्या है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अनसस्टेनेबल फिशिंग। हमारे यहाँ जो फिशिंग होती है उसके लिए कोई मतलब कोई स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन नहीं है, और इतनी ज्यादा हमारे पास सर्विलांस भी नहीं है कि हम चेक कर पाए कि हमारी जो फिशिंग है वो सही स्टैंडर्ड पे हो रही है, और जो फिशरमैन है वो लाइसेंस लेकर फिशिंग कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी अनरेगुलेटेड फिशिंग होती है, इलीगल जिसे पोचिंग होती है, जिसकी वजह से हमारा जो इकोसिस्टम है, कोस्टल इकोसिस्टम, वो थोड़ा बिगड़ रहा है। फिर कोस्टल डेवलपमेंट के नाम पे डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग के नाम पे बहुत सारा जो कोस्टल जिसे कहते हैं कि लैंडस्केप है वो बिगड़ रहा है। अनप्लान्ड और अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट की वजह से जो हमारा कोस्टल इंटरफेस है और जो शोर एरियाज के पास जो लैंड है, और उसको हम बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रहे हैं, और आसपास जो कम्युनिटी रहती है, पूरी कम्युनिटीज, उनको भी हम रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। मरीन पॉल्यूशन की बात करें तो हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे मरीन पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो उसके सबसे मेजर जो रीजन है वो एंथ्रोपोजेनिक है, मतलब ह्यूमन मेड रीजन है। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे पॉल्यूशन का कारण है वो आपका प्लास्टिक। और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की बात करें तो सी लेवल राइज हो रहा है, ऑनसेट हो रहा है, बहुत सारे साइक्लोन आ रहे हैं। इसकी वजह से जो आसपास की जो वेजिटेशन है वो खराब हो रही है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो खराब हो रही है। और गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है वो इनफेक्टिव है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ढंग से निभा नहीं रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें जो है ये मोटे तौर पे देश के मैरीटाइम के सामने चैलेंजेस है। अगला है कि हमारे देश में जो मैरीटाइम सेक्टर है उसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर वेज, जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द 12 मेजर पोर्ट्स, उसने 2030 तक मैरीटाइम इंडिया विजन लॉन्च किया हुआ है कि 2030 तक हमारे देश का जो भी मैरीटाइम एरिया है, सेक्टर है, वो डेवलप्ड हो जाएगा। 2030 तक का हमारा विजन है। एक और प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका नाम है सागरमाला। सागरमाला प्रोजेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, जो कि इनलैंड कनेक्टिविटी है, जो देश के अंदरूनी हिस्से वहां से पोर्ट तक की कनेक्टिविटी, इसको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इससे हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम हो जाए और हमारा जो ट्रैवल टाइम है वो भी कम हो जाए। कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स हमने बना रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स को नोटिफाई किया हुआ है, जो कि सागरमाला प्रोग्राम के अंदर बनाएंगे। और इसमें हम मोस्टली क्या कर रहे हैं, इस इकोनॉमिक जोन पे हम जिस भी एक्टिविटी कंपनी को इस्टेब्लिश करेंगे या फिर जो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगे, उनका मोस्टली काम रहेगा कि आपको यहाँ का प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है।
इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में इंडिया एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है, और जो भी इंडियन ओशन के आसपास के जो कंट्रीज है, मेजर कंट्रीज 27 कंट्रीज, वो सब इसके पार्टनर है। और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के साथ मिलकर भारत भी मैरीटाइम जो एरिया है उसको डेवलप कर रहा है। और मोदी जी ने एक एक्रोनिम भी दिया था, सागर एक्रोनिम, जो का है इसका मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये भी हम इंडियन ओशन एसोसिएशन, इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन के अंतर्गत ये काम कर रहे हैं। एक और योजना है, उसका नाम है मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य संपदा योजना है, इसमें इंडियन गवर्नमेंट ट्रू रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रही है। मोस्टली हम बात करें तो देश का जो फिशरीज सेक्टर है उसको डेवलप करने की बात कर रही है, और ऐसा डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल हो, मतलब ओवरऑल सबका डेवलपमेंट हो विदाउट हैम्परिंग अवर एनवायरमेंट। लास्ट में हम बात करें पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के बारे में। देखिए, समंदर की गहराइयों में बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो कि जो हाईली, जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है हमारे इंडस्ट्रीज में, खासकर जो आईटी इंडस्ट्रीज है उसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ही प्रीशियस मेटल्स होते हैं, लेकिन उनको निकालना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए इसके लिए भारत सरकार डीप ओशन मिशन भी लॉन्च कर रही है। और पॉलीमेटेलिक जो नोड्यूल्स है इनकी मार्केट में कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। जैसे हम बात करें कि भारत को आत्मनिर्भर बनना है, और खासकर हम टेक्नोलॉजी सेक्टर में बात करें, कंप्यूटर सेक्टर में बात करें, तो जो भी सेमीकंडक्टर है, जो भी चिप्स हैं, इन सबको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो पॉलीमेटेलिक जो नोड्यूल्स हैं, इन सबका अच्छा सॉल्यूशन बन के निकलेंगे, जिससे हमारी इम्पोर्ट जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी। और इसके लिए हमने सैंक्शन जो है वो भी ले लिया है, कहाँ से, इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी से। अब भारत सरकार डीप सी माइनिंग करेगी, और हम सेंट्रल इंडियन ओशन के क्षेत्र में जो भी पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं उनको निकालने में काम करेंगे। तो ये दो न्यूज़ थी आज की। एक तो हमने बात की थी कि डी वाई चंद्रचूड़ साहब है, जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो सील्ड कवर जो जूरिस्प्रूडेंस है उसको लेकर उनका क्या सोचना है। दूसरा, हमने इंडियन नॉर्वे का जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई थी 8th, उसको लेकर हमने देखा, और साथ में हमने ये देखा कि देश का मैरीटाइम जो सेक्टर है वो किस हालत में है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, कितने हमारे इम्पोर्ट्स हैं, और इंडियन गवर्नमेंट की क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं टू इम्प्रूव अवर मैरीटाइम सेक्टर।